आई होप आप सभी गुड इवनिंग आप सभी को एक और बार आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आज का सेशन हमारा स्पेशल सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला। आई होप आप सभी को मेरी पीपीटी विजिबल है और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है। तो अगर ऐसा है तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। अनिल जी आपको भी, राजेश रंजन जी आपको भी गुड इवनिंग। सभी साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी शानदार होंगे। एग्जाम की तैयारी तो आप सबकी बहुत अच्छी चल रही है। जी अविनाश जी आपको भी गुड इवनिंग। हाँ, तो आज का जो सेशन है वो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर है आरआरबी एग्जाम के लिए, जो आपका आरआरबी एग्जाम होने वाला है। रीजनल रूरल बैंक के जो एग्जाम है उसके लिए आज हम स्पेशल सेशन लाए हैं। आज का भी सेशन एक मॉक टेस्ट पर ही बेस्ड रहेगा। कुछ आपको बैंकिंग के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको चैट में मुझे आंसर बताना है और फिर हम उसका आंसर जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी तैयार हैं, तो हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो फटाफट मुझे एक थम्स अप कर दीजिए। जी सोमदत्त जी ने कह दिया यस। चलिए, वेरी वेरी गुड। चलिए इसी जोश के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंडर अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट, एक मिनट ऑप्शंस भी आएंगे इसके। हाँ, अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एट 1880 एट 1881 द डिमांड ड्राफ्ट एज डिस्कस्ड, आपको बताना है सेक्शन कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, ओके, सभी लोग ने ए फटाफट जवाब देने लग गए। ए जो है वो है सेक्शन 85A ऑफ एनआई एक्ट। आपको बताना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में किस सेक्शन में दिया गया है जहां पे डिमांड ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, सभी लोग एक के साथ जा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि सेक्शन 85A ऑफ द एनआई एक्ट पर लगा दीजिए ताला। तो ठीक है, फिर जब सभी लोग एक के साथ जा रहे हैं तो हम लोग ए को ही आंसर मानते हैं। आप सभी को आई होप मेरा आवाज आ रहा है। एक सर ने लिखा था कि उन्हें मेरी साउंड नहीं आ रही है। आई होप आप सभी को आवाज जो है मेरी क्लियर है। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं फिर इसका जवाब क्या होना चाहिए। जैसे आप सभी ने कहा है ए, तो ए इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। अंडर सेक्शन 85A ऑफ द एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881 और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो डिस्कस किया गया है। तो वेरी वेल डन, सभी ने दिया है सही जवाब। सभी के लिए जोरदार तालियां। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ बैंक विल नॉट इशू अ डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन बियरर, इट इज मेंशन्ड विच इज द एक्ट। ये इंफॉर्मेशन जो है वो कौन से एक्ट में दी गई है, आपको बताना है कि बैंक जो है वो डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू करेगा या पे ऑर्डर बियरर के को नहीं इशू करेगा। तो आपको बताना है कि अ, कौन सा जो एक्ट है उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो साथ ही जो है सभी कह रहे हैं बी। बी ऑप्शन जो है वो कह रहा है अंडर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट। राजेश रंजन जी भी कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं बी होना चाहिए। बाकी जो साथी हैं वो भी कह रहे हैं बी होना चाहिए। सोनल जी भी कह रही हैं बी। ठीक है, मनु कुमारी जी भी कह रहे हैं बी होना चाहिए। ओके, सभी लोग कह रहे हैं कि बी होना चाहिए, सभी लोग श्योर हैं इसके साथ। तो फिर देरी किस बात की, बी को लगाते हैं ताला। यहाँ पर देखते हैं सही जवाब जो है हमारा बी है। तो वेरी वेल डन, सभी ने दिया है फिर से सही जवाब। तो जबरदस्त तैयारी है आप लोगों की। तो सभी बधाई के पात्र हैं फिर से। चलिए इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। कौन है जो पेमेंट है डिमांड ड्राफ्ट की उसको रोक सकता है। ए परचेजर, बी पेई, सी इशूइंग बैंक, डी पेई बैंक या नो वन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट को स्टॉप कर सकता है। एक हमारे पास जो नो वन का ऑप्शन है उसे हम ई मान लेते हैं। डी हो जाएगा पेई बैंक और ई हो जाएगा नो वन। तो यहाँ पे दो दो डी है तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो हाँ ठीक है, सभी लोग जो नो वन के साथ जाना चाहते हैं वो ई लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं देख रही हूँ सभी लोग ई लिख रहे हैं क्योंकि दो दो डी डी हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नो वन, रवि जैन जी कह रहे हैं नो वन, वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं ई होना चाहिए।
ठीक है, बाकी ठीक है, सभी लोग हैं कह रहे हैं ई, नो वन कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आप कह रहे हैं कि कोई भी है जो वो डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट को नहीं रोक सकता। तो चलिए ठीक है, ई 200% पे भी हमें जवाब मिल गया है, तो यहाँ पे ई ही जो है वो सही जवाब है। वेरी वेल डन। यहाँ पर नो वन कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो ई जो है वो सही ऑप्शन है। वेरी वेल डन, सभी ने दिया है फिर से सही जवाब। तो एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट आंसर्स। उप्स, हाँ। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। Under KYC guidelines, the demand draft or pay order can be issued against cash less than dash। KYC guidelines के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर कितने कैश, अगर कैश इतने रुपए से कम हो तो इशू कर सकते हैं। सभी कह रहे हैं सी होना चाहिए। ऑप्शन जो है वो है ए 20,000, बी 25,000, सी 50,000 या डी है 1 लाख। सभी लोग कह रहे हैं सी होना चाहिए जो कि 50,000 है। बिट्टू जी कह रहे हैं 20,000 होना चाहिए विच इज ए। बाकी सभी साथी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए विच इज 50,000। ठीक है, बाकी लोगों को क्या लगता है? कोई ऐसा और है जो सी के साथ अग्री नहीं करता? तो भी आप फटाफट लिख सकते हैं, फटाफट बताइए आप। हाँ, सोनल कुमार जी भी कह रही हैं कि ए होना चाहिए विच इज 20,000। तो 2 लोग कह रहे हैं कि ए होना चाहिए, बाकी साथी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए। ठीक है, 50,000 कृपा जी भी कह रहे हैं, वीरेंद्र जी भी, तो नेश्वर यादव जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। तो 20,000 और 50,000 के लिए चैट में हमें आंसर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार देख लेते हैं ए सही होना चाहिए या फिर सी। यहाँ पर जो सी है इज द करेक्ट आंसर। 50,000 से कम अगर कैश है तो केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के अगेंस्ट आप को इशू कर सकते हैं अगर कैश जो है वो 50,000 से कम है। तो वेरी वेल डन, यहाँ पर सी जो है वो हो रहा है हमारा सही जवाब। सी इज द करेक्ट आंसर। 50,000 से कम होना चाहिए इफ द कैश इज लेस देन 50,000। तो आई होप जिनको ए और सी में कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन जो है हमारा दूर हो गया हो। यहाँ पर 50,000 जो है वो है सही जवाब। चलिए, वेरी वेल डन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर कैन बी पेड अकाउंट पे ओनली पे ऑर्डर ऑफ रुपीज। डिमांड ड्राफ्ट जो पे ऑर्डर है उसको पे होना चाहिए अकाउंट पे को ही। अगर पे ऑर्डर कितने रुपए का है तो आपको बताना है कि अगर कितने रुपए का पे ऑर्डर है तो डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर पे के अकाउंट में आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20,000 है हमारे पास ए ऑप्शन जो है। ठीक है, काफी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। कुछ साथी कह रहे हैं ए एंड डी, कुछ कह रहे हैं सी डी ई। ओके, तो ई ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी क्या है? बोथ ए एंड बी में लिखा है ए ऑप्शन कह रहा है 20,000 और बी कह रहा है अबव 20,000। सी कह रहा है अप टू ₹20,000 और डी कह रहा है ₹50,000 एंड अबव। ई कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो सभी लोग, अब मैं देख रही हूँ ई कह रहे हैं सभी लोग। राजेश नंदा जी ने तो कुछ ज्यादा ही टाइम ई कह दिया है। मनु जी कह रहे हैं डी होना चाहिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं ई ही होगा। डी जो है वो है 50,000 एंड अबव। ई है वो दोनों बी है, 20,000 या 20,000 से ज्यादा हो तो ऐसा आप अकाउंट अकाउंट पे के अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ए भी आंसर आया है जो कि 20,000 है। चलिए, कंफ्यूजन को जो दूर करते हैं, यहाँ पर हमारा जो आंसर है चेक कर लेते हैं। ठीक है, ई, बहुत सारे लोग ई के साथ जा रहे हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है। ई है, जैसे कि आप सभी मोस्टली लोगों ने कहा ई। बोथ ए एंड बी, ए जो है वो है 20,000, बी जो है वो है अबव 20,000 या के 20,000 रुपए से ज्यादा। तो यहाँ पर ई जो है वो सही जवाब है। बहुत आप लोगों ने मोस्टली ई कहा, जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। अगर 20,000 या उससे ज्यादा हो तो आप अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर को पे कर सकते हैं। चलिए, वेरी वेल डन। फिर से बहुत अच्छा सेशन अभी हमारा शुरुआत हुई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो मैंने ऑप्शंस भी नहीं पढ़े और सभी लोगों ने फटाफट जवाब दे दिए हैं। कह रहे हैं बी, अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, मैं विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड सभी लोग कह रहे हैं कि बी होना चाहिए। बी जो है वो है अप टू 3 मंथ्स। ऑप्शन थे हमारे पास अप टू 6 मंथ, अप टू 3 मंथ, अप टू 1 मंथ और अप टू 1 ईयर। सभी लोग कह रहे हैं बी होना चाहिए, बी को लगा दें ताला। और यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब होना चाहिए। जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है वैलिडिटी पीरियड क्या है डिमांड ड्राफ्ट का।
ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं बी। ओके, चलिए बी को करते हैं लॉक एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को मिलते हैं फुल मार्क्स। यहाँ पर जो बी था वो सही जवाब है। आप सभी के बहुत अच्छे बेसिक्स बेसिक्स बहुत क्लियर हैं आप लोगों की। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड के लिए हम डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है the duplicate demand draft should be issued within dash days from the date of application received। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट कितने दिनों में इशू हो जाएगा अगर एप्लीकेशन रिसीव होने के? तो यहाँ पर पहला जवाब सी आया है, फिर ए आ रहा है। ठीक है, सी और ए में आ रहा है आंसर। राणा जी कह रहे हैं सी होना चाहिए जो कि है विद इन 14 डेज। ए कह रहा है विद इन 3 डेज। यहाँ पे बोल रहे हैं कितने दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके कितने दिनों के अंदर आप डिमांड ड्राफ्ट डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सी कंफर्म। एक जवाब आया बी विद इन 7 डेज। अविनाश जी भी कह रहे हैं। बाकी लोग ए और सी के बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 7 डेज, 14 डेज और 3 डेज के बीच में कंफ्यूजन दिख रही है मुझे। ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं 14 डेज होना चाहिए, विद इन 14 डेज। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो सी है वो सही जवाब है। अगर आपको एप्लीकेशन मिली है उसके विद इन 14 डेज के अंदर आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करना होता है। तो विद इन 14 डेज जो है हमारा सही जवाब है। यहाँ सी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। जिन्होंने सी दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो थोड़ी कंफ्यूज कंफ्यूज थे वो अपना कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। यहाँ पे सी जो हमारा है सही जवाब। तो कोई बात नहीं, एक आध जवाब गलत भी होंगे तो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में ये गलतियां हम नहीं करेंगे तो कोई वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सी जो है सही जवाब है। तो वेरी वेल डन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है if there is any delay to issue duplicate demand draft within turnaround time, then when what will be the compensation for the delayed period? अगर आप जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू कर पाते, डिले हो जाती है, तो क्या कंपनसेशन होगा उस डिले पीरियड का? तो ठीक है, मैंने फिर से नहीं ऑप्शंस पढ़े। आप सभी लोग ए और सी ऑप्शंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ए ऑप्शन कह रहा है कि ठीक है, ए और सी में आप जवाब दे रहे हैं। ए जो है कह रहा है बैंक रेट +2%, और सी कह रहा है इंटरेस्ट देंगे एफडी रेट पे। पहला है बैंक रेट पे देंगे और +2%, और आप लोग कह रहे हैं ए और सी में कंफ्यूज है। तो सी कह रहा है कि एफडी रेट पर आप एफडी रेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है बैंक रेट +4%, और डी कह रहा है कि नो कंपनसेशन विल बी पेड, की कोई कंपनसेशन देंगे ही नहीं। ठीक है, तो मोस्टली लोग सी के साथ जा रहे हैं और कुछ लोग बैंक रेट के साथ जा रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूज, मतलब बहुत श्योरिटी है, पर दो ऑप्शन है उस पर श्योरिटी है। तो चलिए दोनों को ही 50-50 देखते हैं। यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो हो रहा है वो हमारा सही है। अगर आपको डिले हो जाता है तो एफडी रेट टर्न अराउंड टाइम में आप नहीं इशू कर पाते, तो इंटरेस्ट जो है वो आप एफडी रेट पर पे करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होता है। जी ओम प्रकाश जी, यहाँ पर सी जो है वो सही जवाब है। तो वेरी वेल डन, सी यहाँ पर सही जवाब है। बहुत सारे लोग सी के साथ गए थे। तो यहाँ पर ए और सी में जिनको कंफ्यूजन था, यहाँ पे सी जो है इंटरेस्ट जो है वो एफडी रेट पे इशू होगा अगर डिले हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम में हम डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू कर पाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। बैंक डज नॉट रिक्वायर wait for non-payment advice for issuing demand duplicate demand draft up to rupees। बैंक को वेट करने की या नॉन पेमेंट को जरूरत नहीं है वेट करने की, अगर डुप्लीकेट डिमांड जो डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं वो कितने रुपए तक का है? अप टू ₹1000, अप टू ₹5000, अप टू ₹2000, 2500 एंड अप टू 10,000। तो आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सी होना चाहिए। ओके, ठीक है, सभी लोग जो है हमारे सी के साथ जा रहे हैं। सी कह रहा है अप टू ₹5000। तो ठीक है, सभी जब लोग सी के साथ जा रहे हैं तो देरी किस बात की?
सी को लगाते हैं ताला और सी हमारा जो था सही जवाब है। यहाँ अप टू ₹5,000 जो है, अगर इतने तक का आपके पास डिमांड ड्राफ्ट का है तो बैंक को जरूरत नहीं है वेट करने के लिए। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, फिर से आप सभी ने दिया है सही जवाब। तो चलिए इसी नोट पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, जनरली बैंक्स रिवैलिडेट द एक्सपायर्ड डिमांड ड्राफ्ट हाउ मेनी टाइम्स। ओ ओए मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक है, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है तो ठीक है, ठीक है, सभी ने देख लिया है। ओके, जनरली बैंक रिवैलिडेट द डिमांड ड्राफ्ट हाउ मेनी टाइम्स। कितने बार जो बैंक है वो डिमांड ड्राफ्ट को रिवैलिडेट कर सकते हैं। सभी ने देख लिया, एक बार मैंने आंसर भी दिखा दिया था, तो ओनली वंस। यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन टाइम बैंक्स कैन रिवैलिडेट द एक्सपायर्ड डिमांड ड्राफ्ट। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, सभी ने दिया है सी को सही जवाब। फिर से सबको मिलते हैं पूरे मार्क्स, तो शाबाश। इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। अगर आप मानिए इसमें पूछ रहे हैं कि सेफ डिपॉजिट लॉकर है तो रिलेशन बिटवीन बैंकर और कस्टमर क्या रहेगा, आपको बताना है। आप में से जो भी स्क्रीन पर कुछ भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं नाम देख पाती हूँ बट आप लोग प्लीज ये सब मत करिए, अननेसेसरी क्लास में हिंड्रेंस मत क्रिएट कीजिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। जो भी स्क्रीन पर मूव करते हैं, आई कैन सी योर नेम्स, तो प्लीज ये जिन्होंने भी किया है आप प्लीज नहीं करिए, वरना अदरवाइज मुझे फिर से स्टॉप करके शेयर करना पड़ेगा पीपीटी, विच विल वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो प्लीज ये जो आप लोग स्क्रीन पे मूव करते हैं कुछ भी चीजें मत कीजिए, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आप सभी। तो प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा पीपीटी, विच विल वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में सभी लोग बोल रहे हैं कि बी शुड बी द राइट आंसर, जो कि है लेसर और लेसी। बी जो है आप लोग कह रहे हैं सही जवाब होना चाहिए। इसमें पूछ रहे हैं कि डिपॉजिट लॉकर अगर है तो आप लोगों का रिलेशन क्या रहेगा बैंक और कस्टमर का। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, मुझे दोबारा से शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने उस पे मूव कर दिया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आई होप दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर जो सही जवाब हमारा था वो था बी, जो कि आप लोग ऑलरेडी दे रहे थे, लेसर एंड लेसी। तो अगर सेफ डिपॉजिट लॉकर का केस है तो यहाँ रिलेशन लेसर और लेसी का रहेगा, जैसे कि आप सभी ने कहा। वेरी वेल डन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लॉकर फैसिलिटीज आर कवर्ड बाय विच एक्ट। लॉकर फैसिलिटीज जो है वो कौन से एक्ट के अंडर कवर होते हैं। ए है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सी जो है कह रहा है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एंड डी इज अंडर सिर्फ इसी एक्ट। ठीक है, राजेश जी, चंचल जी, पंकज जी, सभी लोग कह रहे हैं ए होना चाहिए। एक जवाब हमें बी के लिए भी आया था। ठीक है, बाकी सभी साथी कह रहे हैं कि ए शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ए कह रहा है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन है, चंचल जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। बी है, बी जो है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ए और बी में आप लोग कुछ लोग बी कह रहे हैं और सोनल जी कह रहे हैं कि कंफर्म बी होना चाहिए, विच इज अंडर द प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो राजीव नयन जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। कुछ लोग, कुछ मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ए शुड बी द राइट आंसर, बट आप में से कुछ लोगों को बी भी सही लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए के लिए 100% भी देख रही हूँ मैं चैट में। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन को मिटाते हैं। यहाँ पे जो सही जवाब है हमारा बी है, ए नहीं है। तो क्योंकि जो लॉकर फैसिलिटीज हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कवर होती हैं, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो मोस्टली लोग ए के साथ जा रहे थे, तो थोड़ा सा गलत जवाब हो गया ये। तो यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लॉकर फैसिलिटीज आर कवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन केस ऑफ सेफ कस्टडी द रिलेशनशिप
बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर इज, यहाँ पर बताना है सेफ कस्टडी का अगर केस है तो रिलेशन कस्टमर और बैंकर का क्या है। सभी लोग कह रहे हैं बेलर और बेली। सेफ कस्टडी के केस में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप हमें बताना है। यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ए जो है वो है बेलर और बेली, 100% ए के साथ जा रहे हैं बहुत सारे लोग। जब सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं तो मैं 5 सेकंड और रुकूंगी। अगर कोई ए से असहमत है तो वो भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल भी इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है ए के ऑप्शन से। अगर आपको लगता है कुछ और भी ऑप्शन है यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग मोस्टली ए के साथ जा रहे हैं तो यहाँ ए को ही लगाएंगे ताला और देखेंगे सही जवाब क्या है। ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को फिर से मिला है फुल मार्क्स। अगर सेफ कस्टडी की बात है तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशन होगा वो होगा बेलर और बेली का। तो वेरी वेल डन। फिर से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेफ कस्टडी के बारे में ही है। सेफ कस्टडी कौन से एक्ट के अंदर आती है? द सेफ कस्टडी इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर बैंकिंग रिलेशन, अंडर सरफेसी। आपको बताना है जो सेफ कस्टडी है कौन से एक्ट को, कौन सा एक्ट जो है उसको गवर्न करता है। सभी लोग कह रहे हैं ए, प्रशांत जी कह रहे हैं बी, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जा रहे हैं सभी। दो लोग कह रहे हैं बी होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर फटाफट बताइए। और किसी को लगता है ए और बी के अलावा किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मोस्टली लोग ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं सी होना चाहिए जो कि है बैंक रिलेशन एक्ट। ओके ओके, 100% ए कह रहे हैं विजय जी कि ए होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है। ठीक है ओके, सेफ कस्टडी जो है वो कौन गवर्न करता है? तो चलिए कंफ्यूजन जो कुछ कुछ ए बी और सी में है इसको दूर करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो है, एक मिनट, ए हमारा सही जवाब है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, आप लोगों ने कहा ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द सेफ कस्टडी इज गवर्नड। तो ए है, जो जैसे विजय विजय जी कह रहे थे 100% ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी वेल डन अगेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। What is the maximum deposit taken as a security for allotting of a locker? Locker allot करने के लिए maximum deposit कितना लेते हैं security purpose से? तो चलिए सी ऑप्शन कह रहे हैं विजय जी, अजीत जी। ओके, चंचल जी कह रहे हैं ए, नहीं हम आप में से कोई एक ए कह रहा है, बाकी सभी लोग सी कह रहे हैं। सी क्या है? 3 years एडवांस रेंट प्लस लॉकर बैंकिंग चार्ज। तो मैक्सिमम आप लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए 3 years एडवांस रेंट, उसके साथ लॉकर बैंकिंग चार्जेस। ठीक है, 1 year का भी ऑप्शन है ए में हमारे पास, जो कि नारायण जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। 1 year एडवांस रेंट प्लस लॉकर बैंकिंग चार्ज। बी ऑप्शन कह रहा है 2, राजीव जी भी सी कह रहे हैं। बाकी नंद किशोर जी ए कह रहे हैं 1 year, और डी कह रहा है ₹500 प्लस जीएसटी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, आशीष जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। ए है 1 year और सी जो है वो है 3 years। और कोई है जो ए और सी के अलावा कोई जवाब किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहे? हमारे पास ई भी है यहाँ पर जो कह रहा है नन। सोनल जी कह रहे हैं सी कंफर्म है, नारायण जी कह रहे हैं ए ही होगा। तो यहाँ पर ठीक है, दो आंसर्स फिर से हमारे पास कंफर्म के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे इसका जवाब चेक करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मिनट, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 3 years एडवांस रेंट प्लस लॉकर बैंकिंग चार्ज। यहाँ पर बोला है मैक्सिमम डिपॉजिट टेकन, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट लेंगे जब भी सिक्योरिटी के पर्पज से आप जब भी लॉकर को अलॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सी है वो सही जवाब है, 3 years का एडवांस रेंट लेते हैं, उसके साथ लॉकर बैंकिंग चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। सोनल कुमार जी आपने बिल्कुल कंफर्म करके कहा था, तो ठीक है, ये जवाब जो है सही है। और जिनको ये कंफ्यूजन था, यहाँ पे प्लीज आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सी हमारा जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे। As per KYC guidelines, if in case of high risk customer does not operate locker for dash year,
Bank should ask reason for that and still does not operate bank, then bank can break open the locker after notice to the customer. केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है, अपना जो अकाउंट है वो नहीं ऑपरेट कर रहा कितने सालों के लिए, तो बैंक को रीजन देना चाहिए। अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो बैंक उसको नोटिस देकर उस लॉकर को ओपन कर सकती है। 1 ईयर कितना साल अगर वो ना करें। विष्णु कुमार जी, आप लोग स्क्रीन पर, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी बिल्कुल आप टच मत कीजिए, आप सिर्फ चैट में आंसर देने के लिए वो करिए, अदरवाइज फिर से कुछ ड्रॉ हो जाएगा स्क्रीन में एंड फिर से हिंड्रेंस क्रिएट होगा। चलिए, सभी लोग मोस्टली कह रहे हैं कि ए होना चाहिए विच इज 1 ईयर। विजय जी कह रहे हैं ए ही है, बाकी लोग कह रहे हैं बी भी हो सकता है, 2 years and 1 year। इसमें कंफ्यूजन है ए और बी में। कुछ लोग कह रहे हैं अगर 2 साल के लिए हाई हाई रिस्क कस्टमर ने नहीं ऑपरेट किया तो बैंक ऐसा कर सकता है, कुछ कह रहे हैं 1 साल नहीं किया तो ऐसे कर सकता है। केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार बताना है आपको। चलिए ठीक है, ए कंफर्म आ रहा है और ए और बी दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। चलिए ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर का कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर आंसर जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 ईयर जो है वो सही जवाब है, ए जो है सही जवाब है। अगर 1 साल तक कोई हाई रिस्क कस्टमर अपना लॉकर नहीं ऑपरेट कर रहा है तो बैंक नोटिस देगा, अगर फिर भी जवाब नहीं आएगा तो उसको ओपन कर लेगा नोटिस के बाद। चलिए ठीक है, वेरी वेल डन, 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने 1 ईयर जवाब दिया है, जिनको 2 ईयर्स में कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, हाई रिस्क कस्टमर की बात है, अगर 1 साल तक नहीं करेगा तो आप लोग उसका बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए, वेरी वेल डन अगेन। ये भी एक क्वेश्चन जो है साल के बारे में ही है। राजीव जी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब आपको विजिबल है क्या? ठीक है, सभी लोगों ने आंसर भी दे दिया, मुझे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दिया। मीडियम कस्टमर की बात हो रही है, मीडियम रिस्क कस्टमर की, इसलिए आप लोगों ने फटाफट जवाब दे दिया है। इसमें मीडियम रिस्क कस्टमर अगर कितने सालों तक ऑपरेट नहीं करेगा तो फिर से बैंक जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरह का केस है, कितने साल तक ओपन नहीं करता मीडियम रिस्क कस्टमर तो बैंक उनको नोटिस देगा, नोटिस के बाद भी नहीं ऑपरेट करता तो उसको ब्रेक ओपन कर लेगा। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 8 ईयर। तो 3 इयर्स कह रहे हैं प्रिय जी, सी ऑप्शन जो है सी के साथ जा रहे हैं। राजेश जी कह रहे हैं 2 इयर्स विच इज बी ऑप्शन, बी एंड सी में आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, पवन जी भी कह रहे हैं सी, चंचल जी कह रहे हैं सी, सी जो है 3 इयर्स है। और किसी को लगता है 2 इयर्स और 3 इयर्स? यहाँ पर पहले जैसे ए और सी में लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ आंसर थे, वैसे यहाँ पर 2 इयर्स और 3 इयर्स के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन देख रही हूँ मैं। ठीक है, कुछ बस बट मोस्टली आप लोग कह रहे हैं कि सी होना चाहिए विच इज 3 इयर्स। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। 3 इयर्स जो है सही जवाब है। अगर कोई मीडियम रिस्क कस्टमर है, जी वाल्मीकि जी सी है, मनु जी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 3 इयर्स के लिए मीडियम रिस्क कस्टमर अगर नहीं ऑपरेट करता तो बैंक जो है इस केस को फॉलो कर सकती है एज पर केवाईसी गाइडलाइंस। वेरी वेल डन, इसका भी सब जो जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। चलिए, द नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच कोड शुड बी इम्पोज्ड ऑन लॉकर की, यस नो एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट और नोन। आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है गलत है। जो बैंक का ब्रांच कोड है और बैंक का नाम है वो लॉकर पर इम्पोज करना चाहिए कि नहीं, लॉकर की जो की रहती है उस पे। तो यस नो डिपेंड करता है कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है नहीं, या डी इज नन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ए, एक जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा सी। ठीक है, ऑफ कोर्स यस भी कह रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जो है ये यस नो मे बी पे है। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं यस, बैंक का नाम और बैंक का जो ब्रांच का कोड है वो लॉकर की पे होना चाहिए, सब यस कह रहे हैं। यस जो है सही जवाब है, यहाँ पर होना चाहिए। तो वेरी वेल डन, यस इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सबको मिल रहे हैं फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन लॉकर इन द नेम ऑफ ए एंड बी as either of the survivor of them informed loss of key and other person come and do request to operate the locker, then bank will do what? दो लोग हैं, एक कह रहा है कि गुम गई है और एक आया है लॉकर को ऑपरेट करने। इस केस में बैंक जो है वो क्या करेगा? ऑपरेशन विल बी अलाउड जॉइंटली, आप लोग कह रहे हैं सी होना चाहिए। ए जो है ऑप्शन कह रहा है कि इस ऑपरेशन को आप स्टॉप कर देंगे, बी कह रहा है इट विल बी अलाउड टू ऑपरेट टू अदर पर्सन, ऑपरेशन विल बी अलाउड जॉइंटली, जो कि सी ऑप्शन आप लोग सभी दे रहे हैं।
और डी जो है वो है नन ऑफ द अबव। ओके, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है जॉइंटली अलाउड रहेगा ए और बी का, क्योंकि जो ए और बी के नाम पे लॉकर है, अगर दूसरा ऑपरेट करने आया है तो जॉइंटली आप लोग अलाउ करेंगे कि वो लॉकर को ऑपरेट कर ले। ठीक है, यहाँ पे जब सभी लोग सी दे रहे हैं तो फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ सी जो है वो सही जवाब है। ऑपरेशन विल बी अलाउड जॉइंटली। अगर एक घुमा देता है कि दूसरा आता है ऑपरेट करने, तो आप अलाउ कर देंगे कि दोनों साथ में ऑपरेट कर लें। चलिए, वेरी वेल डन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। What will the bank customer pay for using safe deposit locker facility? बैंक के कस्टमर क्या पे करेंगे अगर उन्हें सेफ डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटीज को अवेल करना है, उसको यूज करना है? तो कमीशन देंगे लॉकर पे, रेंट देंगे, एक्सचेंज ऑन लॉकर, या कस्टडी का चार्ज देंगे? ठीक है, रेंट बी के साथ जा रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं बी होना चाहिए, रेंट देंगे उस लॉकर का अगर यूज करना चाहते हैं तो बैंक की कस्टमर्स। ठीक है, सभी लोग बी कह रहे हैं। राजेश जी, सोमदत्त जी कह रहे हैं बी होना चाहिए, राजेश नंद्र जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। ओके, सभी लोग कह रहे हैं बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, बाकी लोग भी फटाफट जवाब दे दीजिए। हम लोग काफी सारे लोग हैं इस सेशन में और जवाब सभी लोग नहीं दे रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, 100% डी कह रहे हैं, सॉरी बी कह रहे हैं माय बैड। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। जैसे कि सभी लोग बी कह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो जवाब है वो भी बी ही है। बी इज द करेक्ट आंसर। रेंट देगा अगर कोई भी बैंक का कस्टमर है, सेफ डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटी इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसके लिए उसे उस लॉकर पर रेंट देना पड़ेगा। चलिए, वेरी वेल डन। ओके, आज हमारे यही कुछ क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस आज हमारे थे जो हमने मॉक जैसे प्रिपेयर किए आरआरबी के लिए एक्सपेक्टेड। तो आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चंस थे, हो सकते हैं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आई होप कुछ लोगों को हेल्प मिली हो करने के लिए, रिवीजन करने के लिए अपने जो पहले के जो भी पढ़ाई है उसको रिवाइज करने में मदद की होगी। तो आज का जो सेशन था वो 20 क्वेश्चन पे बेस्ड था, बट हम आगे और भी सेशन ऐसे लाएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस के साथ। तो आज का ये सेशन हम इस कोट के साथ एंड करेंगे कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो ये काफी पॉजिटिव कोट है। अगर हम लोग कभी निराश होते हैं या कभी ऐसे कुछ सोचते हैं या कभी किसी चीज से परेशान होते हैं, तो हमें ये बताना चाहिए कि हमारा हौसला कितना बड़ा है, हमारे इरादे कितने मजबूत हैं। तो इसी नोट के साथ अपनी तैयारी को आप लोग और अच्छे से कीजिए, और भी सारे सेशंस में आप लोग आके पार्टिसिपेट कीजिए बढ़ चढ़ के। और ऐसे ही हम लोग और सारे क्वेश्चंस लाएंगे और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। शायद विजय सर की क्लास होगी, आपको उसके लिए लिंक जरूर मिल जाएगा। तो इसी नोट पे थैंक यू चंचल जी, आपको भी, सोमदत्त जी आपको भी थैंक यू। आज का सेशन आप लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और प्रैक्टिस करी, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और भी ऐसे सेशंस के साथ हम मिलते रहेंगे। और गुड नाइट। अगर आपका विजय सर सेशन लेंगे तो आपको जरूर लिंक मिल जाएगी, तो जरूर वो सेशन भी अटेंड कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर से ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। चलिए, गुड हेलो इवनिंग, मैडम। चलिए बाय बाय सबको, बाय बाय, गुड हेलो नाइट। विजय सर।